हेलो बच्चों, हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज से शुभम क्लासेस में क्रैश कोर्स का क्लास स्टार्ट हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्रैश कोर्स के तहत चैप्टर 1 हिंदी में जो गद्य का चैप्टर 1 है मित्रता, वहां से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक ही वीडियो में आप लोगों को 10 बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आज हम लोग एक ही वीडियो में सारे जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक फिनिश करने वाले हैं। मित्रता के तहत मित्रता पाठ का सारांश, ठीक है, और उसके लेखक की रामचंद्र शुक्ल की जीवनी और उसके साथ ही साथ जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पूरे टॉपिक आज इस वीडियो से, इस क्लास से क्या होगा, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो बेटा आप लोगों से यही है कि आप लोग लास्ट तक, सेशन के लास्ट तक बने रहिए और इस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से उसको क्लास को अटेंड कीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो को मित्रता चैप्टर को आप लोग पढ़ भी चुके हैं, फिर भी आप लोगों को एक बार रिवाइज करने का मौका मिला है, और जो बच्चे अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं वो लोग लास्ट तक इसको देख लेंगे, ठीक है। आई होप बेटा सभी लोगों ने ये चैप्टर पढ़ चुका होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक बुक भी टच नहीं किए होंगे या अभी तक पढ़े भी नहीं होंगे, तो वो लोग भी बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखते रहेंगे। तो बेटा हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मित्रता जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इससे जीवनी भी आते हैं और क्वेश्चन भी आते हैं। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया है कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। बच्चा अगर आप लोगों को ये लगे कि क्लास थोड़ा सा स्पीड है तो उसमें आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर बहुत थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से समझते रहिए। जहां पर भी नहीं समझ में आएगा वहां एक बार जरूर बताइएगा। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत मतलब होता है मित्रता के रूप में, ये परिणत मतलब होता है मित्रता के रूप में बदल जाता है। बच्चा यहाँ पे जो रामचंद्र शुक्ल है वो कहना चाहते हैं कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सबसे ज्यादा कठिनाई उसे किसमें होती है, मित्र चुनने में होती है। क्योंकि बेटा जब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो एक बार सोचते हैं ना, पता नहीं वहां के लोग कैसे होंगे। हम लोग अगर कहीं भी, अभी तो आप लोग 10 क्लास में पढ़ रहे होंगे, बट बेटा जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे, कहीं दूसरे सिटी में जाओगे पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, तो आप लोगों के मन में एक बार ये जरूर बात आएगी, पता नहीं वहां के लोग कैसे होंगे। लोग मतलब लोगों से नहीं, अपने दोस्तों से होता है कि वहां के लोग कैसे होंगे, हमारी दोस्ती किन लोगों से होती है। अगर उसी के तहत किसी को कुछ भी नहीं पता रहता है तो फटाफट अच्छे या बुरे दोस्त बनते चले जाते हैं, ठीक है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य प्रारंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है, ठीक है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प
के होते हैं। बेटा यहाँ पे दिया है ना कि मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। इसी पर बेटा एक दोहा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो दोहा सुन लीजिए। 100 बार विचारिए क्या होता है मित्र, 100 बार विचारिए क्या होता है मित्र, बहुत सोचिए समझिए उसका चित्त चरित्र। इट मीन्स बेटा कि जब हम कोई दोस्त बनाते हैं, कोई मित्र बनाते हैं, तो क्या होता है उसके बारे में, उसकी उपयुक्तता, उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी होनी चाहिए कि वो कैसा है, उसकी जीवन। तो उस पे क्या होता है कि अगर जैसा हमें मित्र मिलता है उसके ऊपर हमारे जीवन की सफलता निर्भर करती है। हमारा, जबकि हमारा चित्त कोमल, मतलब चित्त मतलब होता है हृदय, हमारा जो हृदय होता है वह कोमल और हर तरह का संकल्प, मतलब हर तरह के बातों को ग्रहण करने वाला होता है। ठीक है, हम लोग क्या होते हैं, कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान। जैसे कुम्हार बेटा कच्ची मिट्टी से घड़ा बनाता है, वैसे ही हम लोग होते हैं कि कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। उसको चाहे तो देव बनाए, देव मतलब चाहे तो अच्छा आदमी बना दे, चाहे तो राक्षस मतलब बुरा आदमी बना दे। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये दोस्तों के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमें अधिक दृढ़ संकल्प है, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा होता है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। बेटा हमें ऐसे लोगों से भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, और हमें ऐसे भी लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो सिर्फ अपनी ही बात हमसे मनवाने के लिए हर समय तत्पर रहते। क्योंकि बेटा जो अच्छा मित्र होता है ना, वो कभी ऐसा नहीं करता कि मतलब कि अपनी बात को हमसे मनवाया, या एक चापलूसी वाला होता है कि चापलूसी करके हमारी बात को हमेशा ऊपर रखे। क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न है हमारे लिए कोई सहारा रहता। ऐसे कंडीशन में क्या होता है बेटा कि हमें तो पता ही नहीं चलता है ना कि हम सही डिसीजन ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं। हमारे ऊपर मतलब कोई रोक टोक लगाने वाला नहीं रहता। अगर हम कहीं किसी बात में फंस जाते हैं तो वहां पर कोई सहारा देने वाला भी नहीं रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं। अब ये बेटा आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर कोई घोड़ा, मतलब यहाँ घोड़े से ले रहा है, लेकिन ये नॉर्मल सी बात है कि अगर हम कोई वस्तु लेते हैं तो उसके बारे में कितनी तरीके की बातें सोचते हैं कि वो अच्छा होगा कि खराब होगा। अगर हम लोग 10 रुपए की टॉफी भी लेने जाते हैं तो 10 बार सोचते हैं कि उसका टेस्ट अच्छा होगा। मान लीजिए जो हमेशा लेते हैं उसकी बात तो अलग है, लेकिन अगर हम कोई न्यू टॉफी लेने जाते हैं, नया कोई आ गया है मार्केट में, अगर वो लेने जाते हैं तो उसके बारे में 10 बार सोचते हैं कि नहीं कि उसका टेस्ट अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा, है ना। जब हम लोग 10 रुपए की चीज लेने जाते हैं और 10 बार सोचते हैं बेटा, तो जब हम लोग अपने लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं, एक दोस्त बनाने जाते हैं, तो उस समय हम लोग 1 मिनट भी नहीं सोचते हैं। पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण, प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते हैं। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, ठीक है, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग झटपट, यहाँ पे चटपट लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा झटपट, ठीक है, झटपट अपना बना लेते हैं। हम लोग दोस्तों के अंदर क्या देखते हैं, हंसमुख चेहरा है, हंसने वाला है, ठीक है, और सुंदर है, सुशील है, बस यही सारी चीजें देखते हैं और उसको झटपट मतलब तुरंत उसको अपना मित्र बना लेते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या बुराइयां हैं वो हमें नहीं दिखती है। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री मतलब होता है मित्रता,
मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा होती है। बेटा ये बहुत ही एग्जाम के लिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लाइन से बेटा क्या होता है कि आप लोगों के जो गद्यांश आधारित प्रश्न होते हैं वो इससे जरूर बनते हैं। एक प्राचीन विद्वान क्या कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र से बहुत भारी रक्षा होती है। बेटा एक विश्वास पात्र मित्र, ठीक है, एक विश्वास पात्र मित्र आईने और परछाई की तरह होना चाहिए। ठीक है, एक विश्वास पात्र मित्र आईने और परछाई की तरह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आईना है वो कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती है। होता है कि नहीं? आईना कभी झूठ बोलता है? आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आप लोग अच्छे लगते हो तो भी बता देगा, गंदे लगते हैं तो भी बता देता है कि नहीं? और परछाई सारी दुनिया साथ छोड़ देती है बच्चा, लेकिन हम लोगों की परछाई हम लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ती है ना? जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। खजाना एकदम हीरा मोती सोना चांदी सब मिल गया है। ठीक है, अगर ऐसा मित्र मिल जाए तो हमें क्या सोचना चाहिए? बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। औषधि नहीं बच्चा, यहाँ पे होगा औषधि। ठीक है, विश्वास पात्र मित्र क्या है? जीवन की एक औषधि। औषधि मतलब होता है, क्या होता है औषधि? औषधि मीन्स होता है दवा। औषधि मित्र मीन्स होता है दवा। विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन में एक दवा की तरह है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर लेखक ने एक सच्चे मित्र के गुण बताए हैं कि एक सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। एक सच्चा मित्र ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे दुख में दुखी हो, हमारे खुशियों में खुश हो। ठीक है बेटा, जब आपका मित्र तरक्की करे तो आप बड़े गर्व से कहो कि वो हमारा मित्र है। ठीक है, जब आपका मित्र तरक्की करे तो आप बड़े गर्व से कहो कि वह हमारा मित्र है, पर जब आपका मित्र किसी मुसीबत में पड़ा हो तो आप बड़े गर्व से कहो हम उसके मित्र हैं। क्यों? क्योंकि बेटा भले और बुरे की जो पहचान होती है वो विपत्ति में ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक ने बताया है कि एक अच्छा मित्र कैसा होना चाहिए? जो कि हमारे दुख में दुखी हो, हमारे खुशियों में खुश हो, और जब हम किसी गलत रास्ते पे चल रहे हो तो वो एक बार हमें सचेत करे कि नहीं उस रास्ते पे मत चलो, वो रास्ता तुम्हारे लिए गलत है। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देते हैं। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। जो सच्ची मित्रता होती है, जैसे आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, आप लोगों के रोग को देख के डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग दवा चलाते हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं ना डॉक्टर आप लोग का शकल सूरत देख लिया तुरंत दवा दे दिया। तो जो अच्छा मित्र होता है वो एक औषधि, वो एक दवा की तरह होता है, वो वैद्य की तरह होता है, जो उसके अंदर बहुत ही अच्छी निपुणता होती है और परख होती है। वैद्य जो होते हैं बेटा वो देखते हैं और उनको परख होती है कि क्या चीज हुआ है, व्यक्ति को क्या हुआ है, वो उसी के अकॉर्डिंग दवा देते हैं। उसी तरह अगर हमारा मित्र है, अगर हम उससे कोई बातें नहीं भी बता रहे, छुपा भी रहे हैं, तो भी अगर अच्छा मित्र रहेगा तो वो हमारे हाव भाव को देखकर, हमारी बातों को देखकर एक बार जरूर समझ जाएगा कि हमारा जो मित्र है वो किसी संकट में है या उसको कोई परेशानी है। ठीक है बेटा, अच्छी से अच्छी माता
का सा धैर्य और कोमलता होती है, ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। जो सच्चा मित्र होता है बेटा, उसमें क्या होता है, अच्छी से अच्छी माँ का क्या होता है, उसमें अच्छी से मतलब माँ जैसा धैर्य होता है, माँ जैसा प्यार होता है, माँ जैसा दुलार होता है। जैसे माँ अपने एक बच्चों को, ये तो बेटा सत्य है कि माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सोचिए, राइटर ने यहाँ, जो लेखक है, वो मित्रता की तुलना किससे कर रहा है, मित्रता की तुलना एक माँ से कर रहा है, जो कि माँ की तुलना कभी किसी से नहीं हो सकती है, माँ की तुलना किसी से नहीं हो सकती। लेकिन बेटा लेखक ने मित्र को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है, इतना ज्यादा महत्व दिया है कि उसने मित्रता की तुलना माँ से किया है। ठीक है, जैसे माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, दुलार करती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा धीरज होता है, उसी तरह एक सच्चे मित्र के अंदर होता है। ठीक है, छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो उतनी उमंग रहती है, न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है। यहाँ पे बेटा कह रहा है कि छात्रावास में जब हम लोग बड़े क्लासों में जाते हैं 9 to 12, उस समय हमारे अंदर क्या रहती है, एक जुनून सवार रहता है, जुनून रहता है ना, कि हमारे अंदर एक जुनून रहता है कि मुझे दोस्ती करनी है, सिर्फ ये रहता है कि मुझे दोस्ती करनी है। मेरी दोस्ती अच्छे लोगों के साथ हो रही है कि बुरे लोगों के साथ हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लोगों के ऊपर एक भूत रहता है सवाल कि मुझे दोस्ती करनी है। लेकिन उससे अच्छी दोस्ती बेटा कब की होती है, बाल मैत्री होती है ना। पता है जब हम लोगों का स्कूल में एडमिशन होता है कि नहीं, जब हम कोई भी रहे, मैं रहूं आप रहूं कोई भी रहे होंगे, जब पहली बार हम लोग फर्स्ट टाइम स्कूल गए होंगे तो उस समय हम लोग किसके लिए रोते हैं, उस समय पेरेंट्स के लिए रोते हैं कि नहीं, कि हम लोग अपने मम्मी पापा को छोड़कर यहाँ पे पढ़ने आए हैं। लेकिन जब हम लोग स्कूल से निकलते हैं तो उस समय अपने फ्रेंड के लिए रोते हैं कि नहीं, कि आज हम लोग अपने फ्रेंड से जुदा हो रहे हैं, कौन कहाँ जाएगा ये कोई नहीं जानता है। तो बेटा जो बचपन की दोस्ती होती है वो कभी भी नहीं हो पाती है, क्योंकि बचपन की दोस्ती में अब एक अलग सा प्यार होता है, एक अलग सा अपनापन होता है। अभी हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर हम लोग अभी एक हो जाते हैं ना, और जब बड़े हो गए, जब लड़ाई हो गई तो जाओ तुम अपना रास्ता देखो और मैं अपना रास्ता देखूं। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं उस समय अभी लड़े, तुरंत अभी मिल गए, चलो आपस में दोस्ती हो गई, तो वो दोस्ती बहुत अच्छी रहती है। वो उसमें किसी के लिए ईर्ष्या मतलब होता है किसी के लिए जलन नहीं होता है। ईर्ष्या मतलब क्या होता है, ईर्ष्या मतलब होता है बेटा किसी के लिए जलन। ईर्ष्या मतलब इसमें जो बाल मैत्री होती है, जो बचपन की दोस्ती होती है, उसमें किसी के लिए जलन नहीं होती है, किसी के लिए खिन्नता मतलब किसी के लिए चिढ़न नहीं होती है, और वह कहाँ कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, और उसमें बड़ा ही प्यार होता है, बड़ा ही अपनापन होता है, कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं और लोगों से दोस्ती चलती रहती है। और भविष्य में संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं, कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। बेटा जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनको कोई बात बड़ी जल्दी बुरी लगती है ना, बहुत जल्दी बुरी लगती है, और हाँ जितनी ही जल्दी उनको बातें बुरी लगती है उतनी ही जल्दी वो मान जाते हैं। लेकिन क्या आप लोग ऐसा होंगे, आप लोग ऐसे नहीं होंगे। आप लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हो, आप लोग बड़े हो गए हो, सिंसियर हो गए हो, अगर आप लोगों को किसी की बातें बुरी एक बार लग गई तो लग गई, है कि नहीं। लेकिन छोटे बच्चों के अंदर ऐसा नहीं होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़
शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। जो युवावस्था मतलब जैसे जो आप लोगों की एज है, आप लोगों की जो अवस्था है, इसमें जो मित्र होते हैं वो स्कूल जो बचपन वाले मित्र होते हैं उनसे बहुत अलग होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, ये ही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। मतलब वही है, उत्तम क्या होना चाहिए? मन भावनी चाल, उसकी चाल अच्छी हो, स्वच्छंद प्रकृति, उसकी प्रकृति अच्छी हो, ठीक है, और यही 2 सुंदर प्रतिमा और उसका रूप रंग सुंदर, बस यही 2-4 बातें हम लोग देखते हैं बेटा और हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। सच्चे मित्र पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। यहाँ पे बेटा जो लेखक है वो कह रहे हैं कि हमें ऐसे मित्र नहीं रखना चाहिए, हमें ऐसे मित्र नहीं रखना चाहिए जिससे कि मन ही मन हम उससे जलन करें, मन ही मन उससे जलन करे और मुंह पे उसकी तारीफ करे। मतलब वो वाली है ना एक कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, है ना एक कहावत, मुंह में राम बगल में छुरी। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें कि अरे वो तो बड़ा अच्छा है, वो तो बड़ा अच्छा है, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करे। भाई मुंह पे राम बगल में छुरी, मुंह पे राम राम करे और पीठ पीछे उसको छुरी भोंक दे, है ना। तो हमें ऐसा भी मित्र नहीं बनाना चाहिए, हमें ऐसा भी मित्र नहीं रखना चाहिए जो सिर्फ हमसे अपना काम निकालता रहे, लेकिन जब हमारा काम पड़े तो वहां पे ठप हो जाए, बहाने बना के निकल जाए। आई होप बेटा आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा और सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी, है ना बेटा। चलिए इसका आगे चलते हैं। जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, भाई के समान होना चाहिए, ठीक है, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति मित्रता रही है। मतलब बेटा यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि ये नहीं है कि जैसे होता है ना कि अरे जो मुझे पसंद है वो मेरे मित्र को भी पसंद है। नहीं, ऐसी मित्रता नहीं होती है। सच्ची मित्रता तो वो होती है कि हमारे अंदर जो हमारे अंदर कमियां हैं वो तो हम ये सोचते हैं कि वो कमियां मेरे दोस्त में ना हो, है ना, वो कमियां मेरे दोस्त में नहीं हो। ऐसा नहीं कि आपको देर रात तक घूमना पसंद है तो आपके मित्र को भी पसंद होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बर्गर पिज्जा पसंद होगा तो आपके फ्रेंड को भी पसंद होगा। हो सकता है आपको बर्गर पिज्जा पसंद हो, उसको कुछ और पसंद हो सकता है आपको ब्लैक कलर पसंद हो, उसको कोई और कलर पसंद हो। ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो ऐसी भी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। जो मित्रता है उसमें क्या ना भाई के समान होना चाहिए। मित्र जो होते हैं वो भाई के समान होना चाहिए, क्योंकि हम जैसे भाई आपस में मतलब भाइयों से बहुत प्रेम रहता है, बहुत प्यार रहता है, वैसे ही दोस्ती भी होनी चाहिए। राम धीर शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्वत स्वभाव के थे। राम क्या थे? धीर थे, गंभीर थे, बहुत ही शांत थे, लेकिन लक्ष्मण बहुत ही तेज दिमाग के थे। तेज मतलब बहुत ही ज्यादा जिद्दी टाइप के थे। राम पता है बेटा, राम जी जो थे वो ऐसे थे कि उनको सारी चीजें आती थी, वो हर कला में निपुण थे, लेकिन जब वो अपने भाइयों के साथ खेलते थे तो अपने भाइयों को जिताने के लिए वो खुद भी हार जाया करते थे। वो अपने भाइयों को जिताने के लिए खुद भी हार जाया करते थे। ऐसा कोई करेगा? ऐसा कोई अब
नहीं करेगा। पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था कि नहीं? राम और लक्ष्मण में इतना प्रेम था कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो उनके साथ लक्ष्मण जी भी उनकी देखरेख में चले गए। ऐसा कोई भाई अब के समय में नहीं करने वाला है, करने वाला है बेटा। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता नहीं थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। कर्ण जैसा महादानी इस दुनिया में कोई नहीं हुआ है, तो कर्ण बहुत ही दानी था और उसका ठीक अपोजिट कौन था? दुर्योधन क्या था? कर्ण जितना ही दानी था, दुर्योधन उतना ही ज्यादा लोभी था। वो लोभी नहीं रहता बेटा तो अपने ही भाइयों का राजपाट हड़प लेता, पांडवों का पूरा राज्य हड़प लिया और उनको घर से बेघर कर दिया कि नहीं? ये सारी चीजें कर्ण जानते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो उसमें कृष्ण जी ने कर्ण को बहुत समझाया कि तुम कौरवों का साथ छोड़ के किसके साथ आ जाओ? पांडवों के साथ आ जाओ, क्योंकि कौरवों की हार निश्चित है। कुंती जानते होगे ना, कुंती कर्ण की माँ थी। कुंती ने भी समझाया कि बेटा तुम जो है कौरवों का साथ छोड़ दो, पांडवों का साथ पकड़ लो। फिर भी कर्ण अपने दोस्त के लिए इतना वफादार था कि उसने कृष्ण की बातों को ठुकरा दिया, अपनी माँ की बातों को भी ठुकरा दिया कि दुर्योधन मेरा मित्र है, वो भले ही हार जाएगा लेकिन मैं लास्ट समय तक उसके साथ लड़ूंगा। और वही हुआ बेटा, महाभारत की युद्ध में लास्ट टाइम तक जो है वो कर्ण जो है वो लड़ता रहा। ठीक है, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिनमें वो गुण हो। नहीं होता है कि जैसे मेरे अंदर अगर मैं ड्राइंग नहीं बना पाती हूँ, मुझे ड्राइंग बनाने नहीं आता, तो मैं ये सोचूंगी ना कि मुझे कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जिसको ड्राइंग बनाना आता रहे, ताकि जो मेरी कमियां हैं वो उससे पूरी हो जाए। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का चिंताशील मतलब जो चिंता रहता है, चिंता मतलब होता है जो हमेशा चिंतित रहता है। वो किसका? प्रफुल्लित मतलब हंसमुख स्वभाव, मतलब कि जो हमेशा प्रसन्न रहता है, ऐसे व्यक्ति का साथ देखता है। निर्बल मतलब होता है जो मतलब कमजोर होता है। ठीक है, निर्बल मतलब होता है जो कमजोर, वो नहीं कि शरीर से दुबला पतला हो, मतलब थोड़ा कमजोर होता है। वो बलि का मतलब वो हिम्मती का साथ देखता है। धीर किसका देखता है? धीर उत्साही का। जो धीर वीर होते हैं वो उत्साही का देखते हैं। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था कि नहीं? कौन? चंद्रगुप्त जो था वो हमेशा किसी भी युक्ति के लिए किसका मुंह देखता था? चाणक्य का देखता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। अकबर राजा था, फिर भी वो कहीं फंस जाता था। वो बिना बीरबल के निर्णय लिए वो कोई काम नहीं करता था। बिना बीरबल के निर्णय लिए वो कोई काम नहीं करता था। वो कहीं भी कुछ भी होता था वो तुरंत बीरबल के पास जाता था या बीरबल को अपने पास बुलाता था, उससे चीजों को समझता था, फिर उसके बाद उस पर क्या करता था? कोई डिसीजन लेता था। ठीक है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मतलब अगर कोई कमजोर दोस्त है, ठीक है, अगर कोई कमजोर दोस्त है और उसका कोई मतलब अच्छा दोस्त है, वीर है, धीर है, मतलब अच्छा है, तो हमें उसका पल्ला पकड़ के रखना चाहिए। ठीक है, वो रहीमदास जी का एक दोहा है ना कि कौन सा है वो? रहीमन धागा प्रेम का नहीं, टूटे सीजन बनाइए जो टूटे 100 बार,
फिर वो ये जैसे मुक्ताहार वो है एक, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अच्छे से, ठीक है। तो उसी तरह उनका पल्ला पकड़े रहना चाहिए, मतलब वो अगर हमसे रूठ भी जाएं तो उनको हमें 100 बार मना लेना चाहिए, है ना, उनको हमें 100 बार मना लेना चाहिए। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा नहीं होना चाहिए। हमें मतलब जो हमारा मित्र है वो बहुत ही विश्वास पात्र, विश्वसनीय होना चाहिए, ताकि अगर हम उनको कोई भी बातें बता रहे हैं तो हमारे अंदर ये रहे, मन में विश्वास रहे कि मैंने एक अच्छे व्यक्ति को, अच्छे मित्र को अपनी बातों को शेयर किया है, जो कि वो कभी भी हमारी बातों को इधर उधर नहीं करेगा और वो मतलब बहुत ही ज्यादा भरोसे के पात्र है। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हो जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हैं, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सके। मतलब इसमें क्या है कि जो हमारे जान पहचान के लोग होते हैं उनमें भी जो अच्छे लोग होते हैं वो हमें हमेशा बुलंदी के शिखर पे ले जाते हैं, और जो थोड़ा चाहते हैं कि मतलब हम लोग नीचे गिरते जाएं, वो क्या करते हैं कि हर समय ऐसे रास्ते देखते हैं, ऐसे रास्ते ढूंढते हैं जिससे कि हम लोग हमेशा नीचे के स्तर पर होते जाते हैं। यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब कहा गया है कि मनुष्य का जो जन्म है वो बहुत थोड़ा है, जीवन बहुत थोड़ा। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि अरे 100 साल तक जिंदा रहेंगे, बट बेटा ऐसा संभव नहीं है। मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है। हम लोग पैदा होते हैं तब से लेके कुछ समय तक हम लोग बहुत छोटे रहते हैं, चीज़ों का नॉलेज नहीं रहता है। जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, चीज़ों का नॉलेज होता है, तो बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट गई होती है कि नहीं। तो ऐसे क्या है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही छोटा है, उसमें वो हर चीज़ों को शामिल नहीं कर सकता। न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, न ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। तो ईश्वर ही हमें दूर ही रखे, मतलब हमें ऐसे दोस्तों से दूर रखना चाहिए जो हमारे मार्ग में हमेशा अवरोध बनकर, बाधा बनकर आते हैं। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उनके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी नहीं होगा। मतलब बेटा यहाँ पे राइटर का कहने का मतलब है कि हमें सिर्फ दोस्ती गिनानी नहीं है कि अरे हमारे तो 100 दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे 100 में हमारे लिए अच्छे कौन से हैं, ठीक है। वो होता है ना कि जब फोटो खिंचाओ तो पड़ोसियों को भी बुला दो, अरे हमारे इतने ज्यादा मित्र हैं, लेकिन जब मुसीबत आए तो उस समय कोई भी काम न दे। तो हमें ऐसे मित्र नहीं बनाना है कि हमें स्टैचू बना के वहां पे क्या उसमें किसमें रखना है, शोपीस में, है ना, म्यूजियम में रखना है। म्यूजियम में रखना है कि ये हमारे मित्र हैं, इनका ये नाम है, ये बड़े सुंदर हैं, ये बड़े अच्छे हैं, है ना। उनको म्यूजियम में रखना नहीं है शो पीस के लिए, ठीक है। तो हमें ऐसे मित्र नहीं बनाने हैं, हमें एक ही 2 मित्र बनाने हैं और वो भी अच्छे बनाने हैं, ताकि कभी हम अगर मुसीबत में हो तो वो हमारे साथ दे, कभी वो मुसीबत में हो तो हम उसके साथ हों। पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मन चले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि उन शोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं,
दिन रात बनाव सिंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओहो ओहो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। बेटा यहाँ पर ऐसे मित्रों से दूर रहने के लिए कहा गया है। आजकल तो ऐसे मित्र हमें हर गली हर नुक्कड़ पे मिल जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो थिएटर में जाते हैं, जो फिल्म देखने हमारे साथ जाते हैं, खाने पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, गलियों में बैठ के शोर शराबे करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ठहाके लगाकर हंसते हैं। ऐसे दोस्त तो हमें अनगिनत मिल जाते हैं, लेकिन उन दोस्तों में से हमें अच्छे दोस्तों का चुनाव करना है। इन सारी भीड़ में से निकल के हमें अच्छे लोगों के पास आना है, क्योंकि हमें बुरा बनने में, कहते हैं ना, कोई भी चीजें बनाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन बिगड़ने में एक भी मिनट का समय नहीं लगता है। एक घर बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर उसको गिराना चाहो तो कुछ ही देर में गिर जाता है। वैसे ही बेटा ये लाइफ है, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन बिगड़ने में एक पल का भी समय नहीं लगता है। तो उस भीड़ में हमें क्या करना है, उस भीड़ में हमें बहुत आगे निकलना है, और ऐसे नहीं कि हम बस आगे निकलते जाएं, अच्छे लोगों का साथ लेके हमें आगे निकलना है। ऐसे नवयुवक से बढ़कर शून्य, निस्सार और शोचनीय जीवन और किसका है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए, और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए। ऐसे जो बेटा, ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसे जो मित्र होते हैं, उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, उनके लिए कोई कवि, कोई लेखक, कोई भी, क्योंकि उनकी एक अपनी ही दुनिया होती है, उनकी एक अपनी ही दुनिया होती है, वो अपनी ही दुनिया में रमे होते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, बस उनको अपने घूमने से मतलब होता है, अपने दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट करने से मतलब होता है, बाकी उनको अपने घर परिवार से भी बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए, और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हो। पता है, जब हमारा मन कभी विचलित होता है और उस समय आप लोग कुछ अच्छे मोटिवेशन, अगर कोई थॉट देखो, थॉट पढ़ो, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो मोटिवेट होता है कि नहीं। लेकिन उनका होता है, जो अच्छे लोग होते हैं, जिनके विचारों में क्या होता है, संकल्प होता है कि नहीं हम लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छे मित्र नहीं होते हैं, उनको आप कितना भी मोटिवेशन थॉट्स दिखा दीजिए, थॉट्स पढ़ा दीजिए, उनके लिए आप कितना भी अच्छे कर दीजिए, लेकिन वो लोग कभी चेंज नहीं होंगे। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं है, झरनों के कल कल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनको ये आभास ही नहीं होता है कि ये प्रकृति कैसी है, ये प्रकृति कैसी है, प्रकृति का वातावरण कैसा है। जब कभी बाहर निकलो और जब झरनों की कलकल आवाज होती है तो वो कितनी सुंदर लगती है, कितनी मनमोहक लगती है ना। कभी आप लोग देखते हो कि अगर कभी आप लोग फूलों के बगीचे में हो तो वहां से जब हवा चलती है तो वो कितनी ही मधुर और कितनी ही सुगंधित हवा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पे असर फूलों का होता है, वहां पर असर फूलों का होता है, क्योंकि फूल जो है वो पूरे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, सुशोभित कर देते हैं। लेकिन वही हवा अगर किसी गंदगी, किसी नाले के पास से बहती है तो वो कितनी गंदी हवा मतलब कितनी वहां से बुरी स्मेल आती है। तो वहां पे असर किसका होता है? वहां पर असर गंदे नाले का होता है। उसी तरह बेटा जो दोस्ती है उसका असर हमारे जीवन पर होता है। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं होती है, उनके मन में शांति भी नहीं होती है। ठीक है, उनके मन में शांति नहीं होती क्योंकि उनको उनकी बोले ना, मैंने बताया ना कि उनकी एक अलग ही दुनिया होती है, उनकी एक अलग ही दुनिया होती है। वो अपनी ही दुनिया में रमे रहते हैं, उसी में बस खाली उठना बैठना, बस बाकी उनको प्रकृति के एनवायरनमेंट से भी कोई मतलब नहीं होता। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशियों और कुसंगति विचारों से
कलुषित है। ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। नशोन्मुख मतलब नशे में जो मुक्त रहते हैं, जो नशे में ही रहते हैं, उनको बाहरी देश दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, तो हमें ऐसे मित्रों का चुनाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इतनी सारी दोस्तों के बारे में बताया गया है, तो आप लोग भी दोस्ती का चुनाव करते समय दोस्त बनाने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि हमारे दोस्त कैसे हैं। आगे बेटा, मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। मकदूनिया का एक बादशाह था, ठीक है, वो भी ऐसे ही मतलब ड्रिंक किया करता था। मतलब उसकी जो दोस्ती थी वो बड़े बेकार लोगों से थी। मैंने बताया ना, 2 तरह के दोस्त होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। तो जो उसकी दोस्ती थी वो बुरे लोगों से थी, ठीक है। वो उसी में मतलब उन्हीं के नशों में हर समय चूर रहा करता था और एक बार बीमारी का बहाना करके सोया हुआ था, अपने दिन ऐसे ही काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। और मतलब जो मकदूनिया का बादशाह था वो बीमार था, तो जाहिर सी बात है जब कोई बच्चा बीमार रहेगा तो उसका पिता उसको मिलने, उससे देखने जरूर जाएगा। तो उसके पिता वहां पर उससे मिलने जाते हैं, ठीक है। तो जब वहां पे मिलने जाते हैं तो उसके पिता ने क्या देखा कि बच्चा उनका बीमार है, लेकिन वहां से एक जो हंसमुख मतलब हंसते हुए वहां से एक युवक जा रहा था, ठीक है। तो उनके मन में विचार आया कि जब मेरा बेटा बीमार है तो यहाँ पर कोई मतलब व्यक्ति हंसते हुए कैसे जा रहा है, ठीक है। तो जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब हेमेट्रियस ने कहा, क्या कहा ये बेटा देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। एग्जाम में इससे क्या आता है, गद्यांश से जो प्रश्न पूछते हैं और गद्यांश का जो अर्थ होता है इस लाइन से बहुत आता है, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है मैं एक बार उसको अंडरलाइन कर दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। कहाँ गया, अच्छा नहीं यहाँ नहीं है। ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है, उसने क्या कहा कि ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा हाँ ठीक है, पिता ने क्या बोला, हाँ ठीक है। वह दरवाजे पर मुझे मिला था। कौन मिला था दरवाजे पर? जो युवक रहता है वो बोलता है हाँ ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। उसके पिता ने बोला हाँ वो मुझे दरवाजे पे मिला था। कौन मिला था? मकदूनिया का राइटर मिला था, मतलब उसका दोस्त मिला था। अब ये देख लीजिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ठीक है। ये लाइन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुसंग का ज्वर, अब उसके पिता ने बताया कौन दरवाजे पर मिला था। कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता है बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। कुसंग मतलब होता है बुरे लोगों का साथ। बुरे लोगों का साथ बड़ा ही क्या होता है, भयानक होता है। वह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि वह बुद्धि का भी क्षय कर देता है, मतलब उसमें बुद्धि भी बेकार हो जाती है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। कोई युवा पुरुष होता है, युवा मतलब आप लोग जैसे, ठीक है, आप लोग 10th क्लास में हो तो आप लोग जैसे यही एज होती है भटकने की बेटा। इसी एज में अगर अच्छे दोस्त मिल गए तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती है, अगर बुरे मिल गए तो वो हमारी लाइफ दिन पर दिन फिर सारी चीजों से हटता चला जाता है और हम बुराई के रास्ते पे चलते चले जाते हैं। जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहों के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर लेती जाएगी। अगर मतलब क्या कहा गया है कि अगर बुरी संगति होगी तो हमारे पैर में बंधी चक्की के समान होगी जो दिन दिन हमें गड्ढे में गिराती हुई जाएगी। अगर हमारी दोस्ती अच्छे लोगों से होगी तो हमें सहारा देने वाले बाहु मतलब भुजाओं
ठीक है, सहारा देने वाले भुजाओं की तरफ होगी, जो दिन पर दिन हमें उन्नति के मार्ग पर ले जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होता। बेटा इंग्लैंड के एक विद्वान थे, ठीक है, इंग्लैंड के एक विद्वान थे जिनको युवावस्था में राज दरबार में कोई जगह नहीं मिली, लेकिन फिर भी जो इंग्लैंड के थे विद्वान, उनको बहुत खुशी थी। उनको ये खुशी थी कि बहुत अच्छा हुआ कि मुझे राज दरबार में कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि अगर शायद जगह मिल जाती तो मैं अवनति के मार्ग पर, बुराई के मार्ग पर चला जाता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती है जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है, बुराई का अटल भाव धारण करके बैठती है। बच्चा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ पल के लिए मिलते हैं, लेकिन उनकी बातें जो होती हैं वो हमारे कानों में नहीं कहा जाती हैं, सीधे हमारे माइंड पे जाती हैं। जैसे वो थी ना रामायण में मंथरा थी ना, वो क्या करती थी, वो कैकेयी को ऐसा उपदेश दी, जबकि कैकेयी जो थी वो अपने राम जी को जो थी वो बहुत प्यार करती थी, अपने बेटे भरत से भी ज्यादा वो राम को प्यार करती थी। लेकिन मंथरा ने उनका कुछ ही पल में, कल अभी राज्याभिषेक होने वाला है और 1 दिन पहले ही उनको इतना उनका माइंड डाइवर्ट कर दी कि वो सारी चीजें जो है वो उथल पुथल हो गई कि नहीं, बस कुछ ही पल में। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ पल के लिए हमसे मिलते हैं और उतने में ही हमारी बुद्धि परिवर्तित हो जाती है और वो एकदम मन में संकल्प करके बैठते हैं कि हमें अब ये काम करना ही करना है, वो चाहे कोई कितना भी उनको समझा ले। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं चलती है। सही बात है कि नहीं? अगर कोई बुरी चीजें हैं तो वो हमारे माइंड पे जल्दी आती हैं। अगर कोई आप ही लो, अगर कोई जैसे क्या कहा है कि कोई भद्दे व फूहड़ गीत, कोई अच्छे गीत नहीं होते हैं, कोई जैसे गंदे टाइप के जो गाने होते हैं वो माइंड पे बहुत जल्दी आ जाते हैं, वो बहुत जल्दी याद हो जाता होगा, उसकी लाइनें याद आ जाती होंगी। लेकिन अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई बता रहा होगा आप लोगों को चीजें, तो वो चीजें जल्दी माइंड पे नहीं आती हैं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता कि न आए पर बार बार आता। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोग कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। यहाँ पे कहा गया है कि एक जो मित्र रहता है वो बताता है कि बचपन में उसे कुछ ऐसी बातें बताई गई थी जो उसके माइंड में हमेशा बैठ गई। वो लाख उन बातों को भुलाना चाहता है, फिर भी वो कभी भी जब एकांत में बैठता है तो उसको वो बातें याद आती हैं। तो हमें ऐसे मित्र नहीं बनाने चाहिए जो हमें फालतू की बातें करके हमें हंसाएं, हमारा टाइम पास करे। ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता
कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे जब बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या। इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी बातें जो होती हैं, अगर हम अवनति के मार्ग पर जाते हैं तो अंदर ही अंदर चिढ़न पैदा होने लगती है और हमें उसके बारे में कुछ पता भी नहीं लगता कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। आई होप बेटा आप लोगों को यहाँ तक जो पाठ का सारांश है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है बेटा और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये मित्रता से रिलेटेड है ना। जो रियल लाइफ में इस चैप्टर में क्या दिया बेटा, जो रियल लाइफ में हमारे साथ होता है बस उन्हीं चीजों को दिया है, उन्हीं चीजों को हमें पढ़ना है। ठीक है, तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। जब हमारा माइंड बेटा बदल जाता है तो उस समय हमें भले और बुरे की पहचान नहीं रह जाती है, क्योंकि हमारे माइंड में तो कुछ और भी चलता रहता है। उस समय हमें ये नहीं समझ में आता है कि ये अच्छा है कि ये बुरा है, हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आता है। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। यह पुरानी कहावत है। पता है, अगर आप लोग किसी जैसे दोस्तों के साथ हो, ठीक है, अच्छे, अगर आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर आप बुरे दोस्तों के साथ हो तो आप कितनों भी अच्छे क्यों न रहे, आपको कोई अच्छा नहीं कह सकता है। कोई कहेगा? नहीं कहेगा, क्योंकि आप लोगों की संगति जो है वो बुरे लोगों की संगति है। इसी पर देखिए, यह एक बहुत ही पुरानी कहावत है। काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, काजल की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, एक लिक काजल की लागी है पे लागी है। सयानो मिस होता है बेटा बहुत चतुर। ठीक है, काजल की कोठरी से मतलब है, काजल की कोठरी मतलब कोयले की खान में। ठीक है, कोयले की खान में कितना भी चतुर व्यक्ति क्यों ना जाए, लेकिन जब उसमें से निकलता है तो क्या होता है, उसमें से निकलता वो बहुत चतुराई करेगा, लेकिन जो कालेपन का जो एक वो धब्बा होता है वो लग जाता है ना। तो एक लिक काजल की लागी है पे लागी है, एक जो बूंद है वो काजल की मतलब कोयले की लग ही जाती है। तो आप लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर बुरे लोगों की संगति में पड़े हो तो आप कितना भी अच्छे लगे, कितनों भी अच्छे रहें, लेकिन आप लोगों के ऊपर बुराई का धब्बा लग ही जाना है। ठीक है, तो बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पुरानी बहुत अच्छी कहावत है। और ये एक तरह से देख लीजिए तो पूरे चैप्टर की समरी बस ये 2 लाइनों में है कि नहीं। तो बेटा ये मित्रता चैप्टर का जो सारांश है, एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को इसका सारांश बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या है हम लोगों का, रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ठीक है बेटा, जब आप लोग एग्जाम में कॉपी पे लिखोगे तो आप लोग एक बार ऐसे फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा। फ्लो चार्ट बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता, 1 से 2 मिनट लगता होगा। अगर आप लोगों की स्पीड बहुत अच्छी होगी तो उससे भी कम टाइम लगेगा। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाने पे एग्जामिनर का जो माइंड है वो बहुत अच्छा रहता है और आप लोगों को नंबर भी बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। आइए देखते हैं, ऐसे ही बनाइएगा जैसे मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया। बस यहाँ पे एक बार स्केल से ऐसे लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे स्केल से लाइन नहीं हो पाया है, ठीक, आप लोग ऐसे स्केल से एक लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये ऐसे डैश बना दीजिएगा। ठीक है बेटा, और यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। चलिए आइए देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था बेटा। रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 1941 ईस्वी में। इनके पिता का क्या नाम था, चंद्रबल्ली शुक्ल। यहाँ पे आधा का होगा, मिस्टेक हो गया है। ठीक है,
चंद्रबली शुक्ल था। स्थान, यहाँ मतलब इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? बस्ती जिले के अगोना ग्राम में जन्म। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना ग्राम में। प्रारंभिक शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? मिशन स्कूल मिर्जापुर में हुई थी। और कार्य, इन्होंने क्या कार्य किया था? आलोचक, इतिहासकार और निबंधकार। ये क्या क्या रह चुके थे? तो ये आलोचक रह चुके थे, इतिहासकार और निबंधकार रह चुके थे। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो चिंतामणि और विचार विधि, ये इनकी रचनाएं। बेटा फ्लो चार्ट बनाने का मतलब ये है कि जो राइटर है जिसके बारे में आप लोग लिख रहे हो उसकी एक छोटी सी समरी है। ठीक है, एक छोटी सी समरी है, बस इसीलिए फ्लो चार्ट मैंने बोला आप लोग को बनाने के लिए। अब यहाँ से हम लोग जीवन परिचय स्टार्ट करेंगे। बेटा यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, और जो आप लोग जीवन परिचय लिखेंगे उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो पाया, लग रहा मिस्टेक हो गया है। चलिए, हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रदर्शक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, जो चीजें बेटा जैसे जन्म है, मृत्यु है, उनकी रचनाएं हैं, उनके पिता का नाम है। ठीक है, ये सारी चीजें जब आप लोग लिखोगे तो ब्लू पेन से पहले सारी चीजों को लिख लोगे और ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना, या तो फिर जैसे इनका जन्म है तो सन 1884 ईस्वी, इसको ब्लैक पेन से लिखना, फिर आगे ब्लू पेन से लिखना। ऐसे क्या होता है कि जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग एक बार हाईलाइट कर दीजिएगा। बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के एक संभ्रांत नहीं, यहाँ पे होगा संपन्न। ठीक है, यहाँ पे होगा संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनके जो पिता थे चंद्रबली, वो मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राट तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। मिशन स्कूल से इन्होंने 10वीं की परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। ये किस विषय में कमजोर थे बेटा? ये गणित में कमजोर थे, और गणित में कमजोर होने के कारण इनकी जो पढ़ाई है वो आगे नहीं हो सकी। इन्होंने FA मतलब इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। जब इन्होंने इलाहाबाद में अपना एडमिशन लिया तो जैसे एग्जाम आया इनकी परीक्षा छूट गई। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः यह मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। जब इन्होंने नौकरी की तो ये इनके मन की नहीं थी, इनको अच्छी नहीं लगी, तो इन्होंने क्या किया कि मिर्जापुर स्कूल में ही, मिर्जापुर के मिशन स्कूल में किसके अध्यापक हो गए? चित्रकला के, ड्राइंग के टीचर हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। ये जैसे ही मतलब अध्यापक हुए, अध्यापक के पद पर रहते हुए इन्होंने बहुत सी रचनाएं की। इन्होंने क्या लिखी? कहानी भी लिखा, कविता लिखे, निबंध, नाटक, इन सभी की रचनाएं इन्होंने की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर जी द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा में ससम्मान बुलाया गया। अब श्याम सुंदर दास जी द्वारा इनकी जो रचनाएं थी वो बहुत अच्छी थी, और इनके कार्य से प्रभावित होकर, ठीक है, इनके कार्य से प्रभावित होकर श्याम सुंदर दास जी ने इनको वाराणसी के नागरी प्रचारणी सभा में ससम्मान पूर्वक, मतलब इनका बहुत ही सम्मान करते हुए इनको बुलाया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गए। कुछ ही दिनों में इनकी नियुक्ति जो है वो कहां पर हो गई थी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो गई थी। श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। जैसे ही श्याम सुंदर दास जी ने क्या किया, स्कूल को छोड़ा, अवकाश प्राप्त किया, वैसे ही रामचंद्र शुक्ल की वहां पे नियुक्ति हो गई, मतलब उनके जगह पर उनको रख लिया गया। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का ये दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। 1941 ईस्वी में हमारे बीच से हिंदी के बहुत ही मतलब मूल्यवान लेखक की मृत्यु हो गई बेटा। और इन्होंने जो हिंदी साहित्य को दिया वो बहुत ही अमूल्य है, इनका योगदान बहुत ही सराहनीय है। रचनाएं शुक्ल जी की एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाओं का विवरण निम्नवत है। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं हम लोग देखते हैं। देखिए, निबंध है चिंतामणि, निबंध है चिंतामणि 2 भाग तथा विचार भी थी। इनकी आलोचना है रसमीमांसा, त्रिवेणी और सूरदास। इन्होंने 3 आलोचना की है। इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। संपादन जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का कुशल संपादन किया। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी 11 वर्ष का समय, काव्य रचना अभिमन्यु वध तथा कुछ अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद भी किए, जिनमें मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित आदि प्रमुख हैं। ये मतलब इनकी रचनाएं बताई गई हैं बेटा। आप लोग इसमें से चाहो तो कुछ ही रचनाओं को लिख सकते हो, इतनी रचनाएं लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ जैसे निबंध में 2, आलोचना, इतिहास, संपादन, ठीक है, यहां तक आप लोग लिख सकते हो। अगर ये आप लोगों को मैं समझा दी हूं, अगर आप लोगों को ये ज्यादा लगेगा तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब हम देखते हैं हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या है। तो हिंदी निबंध की को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने का शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। ये हृदय से कभी मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। सोच लीजिए ये मतलब कितने ज्यादा माइंडेड थे बेटा कि ये हृदय से कवि थे। इनका हृदय जो था वो कवि की तरह था, इनका मस्तिष्क जो था, इनका जो माइंड था वो आलोचक की तरह था और उनका जो जीवन था वो अध्यापक की तरह था। हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है। हिंदी साहित्य में इनका बहुत ही अमूल्य स्थान है। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को क्या कहा जाता है? शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। इन्होंने हिंदी को एक बहुत ज्यादा मतलब एक नई ख्याति दी, नई उपलब्धि दी, इसलिए हिंदी के काल को इनके नाम से, शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जो जीवन परिचय है वो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बताया है बस उतना ही आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आते हैं बेटा, अब हम लोग आते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। ठीक है, अभ्यास प्रश्न में बेटा यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश के प्रश्न उत्तर हैं हम लोग उसको एक बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप बेटा आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, आप लोगों को कोई भी बेटा प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप लोग जरूर बताइएगा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब बेटा एग्जाम में ऐसे ही आता है कि जैसे ये पैराग्राफ आप लोग को दे दिया जाएगा, उसमें जैसे भी अंडरलाइन रहता है बस हमें जितना अंडरलाइन रहता है बस हमें उतने की ही व्याख्या करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे पहला है
हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। अब उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना। बेटा संदर्भ मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन में ऐड किया है, उसी तरह इस चैप्टर के सारे संदर्भ रहेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है या मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है बेटा, बहुत स्पीड तो मेरा नहीं है, मैं बहुत स्पीड में अगर पढ़ा रही होंगी तो जरूर बताइएगा। ठीक है, लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। जहां भी मित्रता से रिलेटेड बेटा बस आ जाए वहां पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्या कहते हैं? ये कहते हैं, शुक्ल जी का कथन है कि जब हम अपने घर से बाहर निकलकर, देखिए बेटा इसको मैं समझा देती हूँ कि हम लोग क्या हैं, कच्ची मिट्टी की घड़े के तरह है। कच्ची मिट्टी जैसे कुम्हार है, वो कच्ची मिट्टी की तरह हमें बनाता है, हमें आकार देता है। हम लोग वैसे ही है, जो चाहे हमें जिस रूप में बनावे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता बनावे, ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे भी ज्यादा दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। बेटा जब ऐसे लोग रहते हैं तो उनकी बातों को क्या करना पड़ता है? बिना विरोध के ही हमें उनकी बातों को मान लेना पड़ता है, क्योंकि हमें मतलब ये रहता है ना कि हमें अंदर से एक डर रहता है कि अगर हम लोग उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो वो लोग हमसे दोस्ती छोड़ देंगे। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए? तो हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बातों को ऊपर रखते हैं। लेकिन हमें ऐसे भी लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमारी ही बातों को ऊपर रखते हैं। सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में हमारी क्या स्थिति होती है? तो सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में हमारी स्थिति कच्ची मिट्टी के मूर्ति के सदृश होती है, जिसे इच्छा अनुसार कोई भी स्वरूप दिया जा सकता है। जब बच्चा छोटा रहता है बेटा, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, है ना। जब बच्चे पैदा होते हैं बेटा तो वो हिंदू के घर रहते हैं तो हिंदू लैंग्वेज सीखते हैं, मुस्लिम के घर रहते हैं तो मुस्लिम लैंग्वेज सीखते हैं कि नहीं। और अगर वो किसी क्रिश्चियन के घर रहते हैं तो क्रिश्चियन लैंग्वेज सीखते हैं। तो वो जैसे घर में रहते हैं वहाँ की वैसे कल्चर सीखते हैं, वैसी वेशभूषा सीखते हैं, है ना। तो वो कैसे होते हैं? एक कच्ची मिट्टी के घड़े के तरीके होते हैं। उनको जिस आकार में ढाला जाएगा वो इस आकार में ढल जाएंगे। पता है बेटा, जितने भी आतंकवादी होते हैं, ठीक है, जितने भी आतंकवादी होते हैं, कोई जन्म से आतंकवादी और धर्म से कोई साधु सन्यासी बनकर नहीं आता है। कोई भी जन्म से अच्छा और बुरा बनकर नहीं आता है। अच्छा और बुरा हम लोग इसी पृथ्वी पर बनते हैं, इसी समाज पर बनते हैं। समाज ही हम लोगों को अच्छा या बुरा बनाता है। समाज ही हमें अच्छे और बुरे में फर्क करना बताता है। जब हम लोग जन्म लेते हैं धरती पर तो क्या उस समय ऐसा रहता है? हम लोगों के मन में ये सारी बातें रहती हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नहीं अच्छा है, वो बुरा है, कौन हमारी माँ है, कौन हमारे पापा है, कौन भाई है, कौन बहन है। क्या हम लोग जब इस धरती पे आते हैं तो हम लोग को कुछ पता रहता है? हम लोगों को कुछ भी नहीं पता रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम लोगों को पता चलता है ये हमारी माँ है, ये हमारे पापा, भाई, बहन, ये हमारी फैमिली है। फिर थोड़ा बड़े होते हैं तो ये समझ में आता है कि ये समाज है ना। फिर उससे बड़े होते हैं जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं वहाँ नई नई टीचर,
बच्चे, फिर वो उनसे हम लोगों की दोस्ती हो जाती है, बस उसी जगह से हम लोगों की दूसरी लाइफ शुरू हो जाती है ना बेटा। नेक्स्ट है बेटा, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। बेटा कभी कभी ऐसे दे देता है, इसमें क्या होता है, इसमें दो अंडरलाइन करके देता है, तो हमें पहले और दूसरे दोनों ही अंडरलाइन की व्याख्या करनी पड़ती है। तो बच्चा उस कंडीशन में ये होता है कि हमें दोनों का ही व्याख्या करना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में बेटा होता है कि संदर्भ हम एक बार लिख ले, ठीक है, संदर्भ एक में ही जो रहेगा लिख लेंगे, वो दोनों में ही चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले क्वेश्चन में ही संदर्भ को ऐड कर दिया है, इसलिए बार बार क्वेश्चन में संदर्भ ऐड नहीं किए हैं। देख लीजिए यहाँ है ना, अनेक विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से, ये सी नहीं होगा, ये रॉन्ग है, यहाँ नहीं होगा ये, ठीक है, ये रॉन्ग है। उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र, ठीक है बेटा, ये मैं अपने से ही बता दे रही हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी तो चैप्टर में भी किया है, अभी यहाँ पे भी कर देती हूँ। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि होते हैं। जो विश्वसनीय दोस्त होते हैं, विश्वास पात्र मित्र होते हैं, वो जीवन में एक दवा की तरह काम करते हैं। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, मतलब जो भी हमारे उत्तम संकल्प है उससे हमें मजबूत करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, जो भी दोष है, जो भी गलतियां हैं उससे हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, और हमारे अंदर जो भी अच्छाइयां उसको कहेंगे कि नहीं ये चीजें अच्छी हैं। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, कुमार्ग मतलब होता है गलत रास्ता, ठीक है, जब हम गलत रास्ते पे पैर रखेंगे या गलत रास्ते पर जाएंगे तब वे हमें क्या करेंगे, सचेत करेंगे कि अरे नहीं मित्र, नहीं दोस्त, इस रास्ते पे मत चलो, ये रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे, मतलब जब भी हम दुखी होंगे, किसी दुख से दुखी होंगे, तब वे हमें उत्साहित करेंगे, वे उस समय हमारा साथ देंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया। नेक्स्ट अब यहां से है, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। जो सच्ची मित्रता होती है बेटा, उसमें एक वैद्य की तरह निपुणता और एक परख होती है। जैसे डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, हम लोग को देखकर हम लोग का हाल चाल लेके बता देता है, दवा दे देता है, वैसे ही एक जो सच्ची मित्रता होती है उसमें क्या होता है कि वैद्य की तरह निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। एक अच्छी माता की तरह उसमें धैर्य और क्या होती है, कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। जो भी कोई है उसको ऐसी ही मित्रता करने का क्या करना चाहिए, ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास हमें हमेशा करना चाहिए कि हमारा जो मित्र है वो हमें उन्नति के मार्ग पर ले जाए। नेक्स्ट है बेटा, ये है ना, मैंने यहाँ पे काट दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो गया था, ठीक है। ये यहाँ पर है बेटा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप लोगों को समझा दिया है, ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या है। और आते हैं नेक्स्ट पर, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। तो व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्तम करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे, है ना।
हमें अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए? तो यही है, हमें अपने मित्रों से यही उम्मीद करनी चाहिए ना कि जब हम लोग हतोत्साहित होंगे तो वो लोग हमें उत्साहित करेंगे। ठीक है, जब हम लोग हतोत्साहित होंगे तो वो लोग हमें उत्साहित करेंगे। जब हम लोग क्या होंगे? उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे। नेक्स्ट है बेटा, हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए? देखिए 2 टाइप का क्वेश्चन है, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए और हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए। ठीक है, बुराइयों और त्रुटियों से हमें बचाएगा, उसमें सत्य, पवित्रता, मर्यादाशील, हमें अपने मित्रों से ऐसी चीजों की आशा रखनी चाहिए। बुरे मार्ग पर चलने से हमें रोकेगा, सदैव उत्साहित करेगा। लेखक ने अच्छे मित्र के कर्तव्य बताते हुए कहा है कि हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे ही मित्रों का चुनाव, ऐसे ही मित्रों की आशा करनी चाहिए। हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए? तो हमें अपने मित्रों से यह आशा करनी चाहिए कि जब हम बुरे मार्ग पर चल रहे हैं तो वह हमें रोकेगा, सदैव उत्साहित करेगा। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए कि जिस पर हमें विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, विभिन्न बुराइयों और गलतियों से बचाता रहेगा, हमारे अंदर सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम विकसित ही नहीं करेगा, अपितु किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देगा। ठीक है, यदि हम बुराई के रास्ते पर अग्रसर हो तो वह उससे हटाकर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। जब कभी हमें उद्देश्यों को प्रति निराशा उत्पन्न होगी तब वह आशा का नया संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह वर्धन करेगा, मतलब हमें अच्छे कार्यों में लगाने में हमारी मदद करेगा। तो इस तरह हमें अपने मित्रों से यही सारी चीजों की आशा करनी चाहिए। क्वेश्चन आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है? लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषधि से की है। जिस प्रकार औषधि बीमारी और विकारों से निजात दिलाती है, जिस तरह औषधि बीमारी से हमें निजात दिलाती है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र क्या होता है? औषधि के समान होता है, जो बुरे मार्ग पर चलने से हमें बचाता है। जब भी हम बुरे मार्ग पर चलते हैं तो एक अच्छा मित्र हमें वहां बचाता है। मित्रता के लिए बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है कि यहाँ पे अंडरलाइन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 मित्र भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। ठीक है, यहां तक इसका होगा। ठीक है, यहां पर बेटा इसमें भी संदर्भ क्या रहेगा? इसमें भी संदर्भ उपयुक्त रहेगा, जो पहले में था वही संदर्भ इसमें भी रहेगा। क्या है हमारा? मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो। जब बेटा सच्ची मित्रता होती है तो उसमें यह आवश्यक नहीं होती है कि 2 मित्र जो होते हैं वो एक ही जैसा कार्य करते हो या एक ही रुचि की हो। एक रुचि की हो या एक जैसी समानता हो, ये दोनों में भिन्न नहीं है। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 मित्र प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है, मतलब 2 अलग अलग प्रकृति के विचार के लोग भी रहते हैं तो भी उनमें मित्रता रहती है। जैसे बेटा कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को देख लीजिए।
कृष्ण, भगवान कृष्ण कैसे थे और वो जो सुदामा थे कितने दरिद्र थे, निर्धन थे, फिर भी कृष्ण जी ने उनके लिए सच्ची अपनी मित्रता को निभाया। ठीक है, उनकी मित्रता को निभाया और उनकी दोस्ती का मतलब आदर किया, सम्मान किया। तो ये जरूरी नहीं है कि मित्रता जो है वो हमेशा बराबर वालों से ही होनी चाहिए। बेटा ये देख लीजिए, इतने ईयर में पूछा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन के स्नेह और मित्रता के कारणों पर प्रकाश डालिए। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण कैसे थे, उग्र और उत्तेजित स्वभाव वाले, लेकिन स्वभाव की भिन्नता होने पर भी उनमें प्रगाढ़ स्नेह था। उसी प्रकार से कर्ण महान विचारों वाले और दानी थे, जबकि दुर्योधन स्वार्थी तथा लोभी था। दुर्योधन कैसा था, स्वार्थी था और लोभी था। फिर भी उन दोनों की क्या हुई, मित्रता अटूट ही रही। किसकी, दुर्योधन और कर्ण की। दुर्योधन बहुत ही लोभी था और कर्ण उनके ठीक अपोजिट थे। कैसे थे, दानी थे, लेकिन इन दोनों में दोस्ती खूब चली। उनके इन अटूट स्नेह से संबंधों का एकमात्र कारण उनके मध्य में उपजी सहानुभूति ही थी। उन दोनों के बीच में सहानुभूति थी, जिनसे उनके विपरीत स्वभाव या प्रकृति की खाई को पाट दिया था। और जिसमें क्या हुआ कि उनकी प्रकृति की खाई, मतलब कि वो लोग इतने अच्छे थे कि उनकी कमियों को भी नजरअंदाज किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उत्तेजित स्वभाव वाले, लेकिन स्वभाव की भिन्नता होने पर भी उनमें प्रगाढ़ स्नेह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन ऐड नहीं हुआ है, मिस प्रिंटिंग हो गई है थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए, दो मित्रों के बीच में कैसी मित्रता होनी चाहिए। तो यहाँ पर है कि दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दोनों का स्वभाव एक जैसा हो। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूं कि क्वेश्चन छूट गया बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 होना चाहिए। दो भिन्न मनुष्यों के बीच कैसी मित्रता होनी चाहिए। दो भिन्न मनुष्यों के बीच कैसी मित्रता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, टाइपराइटर वाले ने गलती कर दी है। ठीक है, राम और लक्ष्मण कैसे स्वभाव के थे, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है, राम और लक्ष्मण कैसे स्वभाव के थे। ठीक है बेटा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है बच्चा। ठीक है, राम और लक्ष्मण कैसे स्वभाव के थे और दो भिन्न मनुष्यों के बीच कैसी मित्रता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन फिर से रिपीटेड हो गया है। राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर था। तो राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र उत्तेजित स्वभाव वाले, लेकिन स्वभाव की मित्रता होने पर भी वो लोग क्या थे,
विनता होने पर भी उनमें प्रगाढ़ स्नेह था। बेटा क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है, जैसा मैंने पीछे बताया कि एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर था, और एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राम और लक्ष्मण कैसे स्वभाव के थे। ठीक है, अंतर भी पूछ सकता है और कैसे थे ये भी पूछ सकता है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक कहना चाहता है कि दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दोनों का स्वभाव एक जैसा हो। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दोनों का स्वभाव कैसा हो, एक जैसा हो। डिफरेंट लोगों के बीच में भी मित्रता हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेटा ये 2015, 17, 19, 22। ठीक है, ये एक 2 साल के गैप में पूछा है बेटा। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। मैंने बताया था ना बेटा, जब चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी उसी समय बताए थे कि कुसंग का ज्वर जो होता है वो बहुत ही भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। यहां तक इसका अंडरलाइन है। ठीक है, यहां पर है, इसका अर्थ बताया गया है। इसमें क्वेश्चन ऐड नहीं है कि प्रस्तुत रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होना चाहिए कि प्रस्तुत, एक मिनट देख ले पीछे है कि नहीं, नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होना चाहिए कि प्रस्तुत रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पता है ना बेटा, आप लोग क्वेश्चन इसको लिख लेना यहीं पे। 1, प्रस्तुत रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, प्रस्तुत रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बेटा थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है, आप लोग थोड़ा सा आज का जो पीपीटी थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, वैसे मैं जहां भी मिसप्रिंटिंग है मैं उसको लिख दे रही हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये कहाँ से था बेटा, ये कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। ये यहाँ से, ये भी है, ये यहाँ उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। ठीक है, ये कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। जो बुरे लोगों की संगति होती है, जैसे कोई भी हमें मलेरिया हो जाए या कोई बहुत भयंकर बुखार हो जाता है तो वो जल्दी सही नहीं होता है ना जल्दी सही। उसी तरह जो मतलब जो अच्छे लोग नहीं होते हैं, अगर उनसे हमारी दोस्ती हो जाती है तो वो दोस्ती घर वाले कितने भी कोशिश करें वो हमसे दूर नहीं होती है। ठीक है, तो वैसे ही कुसंग का जो ज्वर होता है, जो बुखार होता है, वो बड़ा ही भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता, यह सिर्फ नीति और हमारे बुद्धि का ही नाश नहीं करता, बल्कि नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता, बल्कि यह बुद्धि का भी क्षय करता। मतलब यह सिर्फ हमारे आचरण का ही नाश नहीं करता, ये हमारी बुद्धि को भी कुंठित कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी कैसी होती है, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की की तरह होती है कि जैसे पैरों में चक्की बांध दिया जाए, उसी तरह वो बुरे लोगों की संगति होती है। ठीक है बेटा, इसका ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा ये है, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि
अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी, मतलब उन्नति की ओर उसको दिन पर दिन ले जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। तो अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहु, बाह नहीं बाहु, ठीक है। अच्छी संगति क्या होती है, सहारा देने वाली बाहु के समान होती है, जो व्यक्ति के जीवन रक्षक और उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है, कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को क्या करता है, नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय करता है, मतलब उसके आचरण को भी नष्ट कर देता है और इसके साथ ही साथ उसकी बुद्धि को भी क्षय कर देता है, ठीक है। इसके साथ साथ उसकी बुद्धि को भी क्षय कर देता है, उसकी बुद्धि का भी नाश कर देता है। क्वेश्चन है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे पवित्रता का नाश होता है। बेटा यहाँ पर ये भी देखिए, बहुत साल में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 17 में आया है, ठीक है, 2017 में भी आया है, 21 में भी आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बहुत से लोगों का साथ ऐसा होता है, मतलब इतने बुरे होते हैं कि उनका साथ जो होता है वो हमारे, उनकी बातें जो होती है वो हमारे कानों में नहीं पड़ती हैं, ठीक है, वो हमारे कानों में नहीं पड़ती, लेकिन वो डायरेक्ट हमारे माइंड पे प्रभाव डालते हैं। डायरेक्ट कहाँ प्रभाव डालते हैं, डायरेक्ट वो हमारे माइंड पे प्रभाव डालते हैं, हमारे दिमाग पे प्रभाव डालते हैं और उतने ही समय में ऐसी बातें कर देते हैं कि हमारा माइंड क्या होता है, तुरंत डाइवर्ट हो जाता है, तुरंत हमारा माइंड उससे बदल जाता है और हम सारी चीजों को वहां पे बदल देते हैं। हमारे देखने, हमारे सोचने, हमारे बात करने के सारे तरीके वहां पर बदल जाते हैं और जिससे क्या होता है, जिनसे पवित्रता का नाश होता है। और हम अगर अच्छे भी रहते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे साथ अच्छाई का नाश हो जाता है और हम बुरे हो जाते हैं। बेटा यहाँ पे आज आप लोगों को सारा PDF मिल जाएगा, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। मैं सिर्फ एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि बेटा पढ़ने से ज्यादा सुनी हुई चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। किन लोगों के क्षण मात्र के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट होती है और क्यों। बुरे लोगों की क्षण मात्र की संगति से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत लोग बहुत कम समय में ही वे इतनी बुरी बातें कह देते हैं कि जिनसे उनके मन की पवित्रता समाप्त हो जाती है, जिससे उसके मन की पवित्रता, मतलब बुरे लोग जो हैं वो क्षण मात्र में ही मिलेंगे और ऐसी बातें कर देते हैं कि हमारे मन की पवित्रता वहां पे नष्ट हो जाती है और तुरंत बुरी चीजें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। आई होप बेटा आज आप लोग दोस्ती के बारे में पढ़े होंगे, तो दोस्ती के नगमे गाइएगा, ठीक है, दोस्ती के नगमे गुनगुनाइएगा, है ना। और मेरी एक बात जरूर मानिएगा बेटा, ठीक है, आज के समय में अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए अच्छे ही दोस्त बनाने की कोशिश करना और अगर अच्छे दोस्त मिल जाएं तो उनसे अच्छी तरीके से दोस्ती को निभाना। बुराई की प्रकृति कैसी होती है, तो बुराई के विषय में लेखक लिखता है कि बुराई अटल भाव धारण करके, बुराई क्या करती है, अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। अगर पता है, अगर किसी के बारे में अगर अच्छा सोचो, किसी के बारे में अगर अच्छा सोचोगे ना तो वो हमें अच्छा दिखेगा, किसी के बारे में अगर बुरा सोचो तो वो उसकी अच्छाइयां भी मुझे बुरी नजर आएंगी, है ना। ऐसा होता है कि नहीं, सबके साथ होता है बेटा। तो बुराई क्या होता है, बुराई क्या क्या करती है, एक अटल भाव धारण करके एकदम अपने घर में
एकदम होता है ना, जो जिद्दी लोग होते हैं, कहते हैं भाई मैं तो घर से नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे ही जो बुराई होती है वो एकदम अटल भाव धारण करके घर में बैठ जाती है कि मैं आज यहाँ से जाऊंगी ही नहीं, ठीक है। और वो बहुत दिनों तक चलती भी है ना। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट आता है, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर वह यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी। बस यहाँ तक। देखिए कभी कभी होता है ना बेटा कि पैराग्राफ बड़ा सा थोड़ा दे देगा, उसमें 2 सारांश पूछ लेंगे, 2 अंश पूछ लेगा गद्यांश के, तो उस कंडीशन में आप लोगों को एक संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ एक ही लिखना होगा, लेकिन जो अर्थ है वो ऐसे आप लोगों को 2 लिखने होंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखिएगा, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है। शुक्ल जी ने बुरी संगति को कीचड़ के समान कहा है और बताया है कि इस कीचड़ से सदा बचकर रहना चाहिए, अन्यथा यह हमारे आचरण को क्या करता है, दूषित कर देता है। यदि कोई मनुष्य एक बार बुरी संगति में फंस गया और कलंकित हो गया तो वह फिर बार बार कलंकित होने से नहीं डरता है। धीरे धीरे बुरी आदतों का अभ्यस्त हो जाता है और जब बुराई आदत बन जाती है तब वो उससे घृणा भी नहीं करता और न बुरा कहने से चिढ़ता। ये पता है बेटा, जब किसी बच्चे को एक बार चोर कह दो ना तो उसको बड़ा खराब लगता है। चोरी नहीं किया हो लेकिन अगर उसको एक बार चोर बोल दो ना तो उसको बहुत खराब लगता है। फिर 2 बार अगर वो गलती से भी कोई सामान ले लिया है, उसको दूसरी बार भी चोर कह दो ना तब भी उसे बहुत खराब लगता है। लेकिन बार बार नामी चोर सरनामी बनिया, सुने होंगे आप लोग कहावत, ठीक है, नामी चोर सरनामी बनिया। बार बार कोई चीजें खोती हैं और एक ही लड़के पे ब्लेम किया जाता है ना, तो वो सुनते सुनते उसके माइंड में वो चीजें आ जाती हैं, फिर वो वही काम करने लगता है, फिर वो चोरी ही करने लगता है। इस कंडीशन में क्या होता है, वो चोर बन गया और बार बार अगर आप उसे चोर कहोगे ना तो भी उसको बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तो उसे हर बार हर कोई चोर ही करता है, तो क्यों ना वो वही काम करने लगे, ठीक है, इसलिए उसको वो बातें बुरी नहीं लगती हैं। एक और है बेटा, उसका विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान ही नहीं रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शुक्ल जी का कथन है कि कुसंगति में पड़े हुए व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है और उसे भले बुरे की क्या होती है, पहचान भी नहीं रह जाती है। उसे बुराई दिखने लगती है, उसे बुराई ही, यहाँ पे बुराई होगा, उसे बुराई ही, यहाँ पे क्या होगा बेटा, बुराई होगा, बुराई बुराई दिखने पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, दिखने लगती है और वह इतना गिर जाता है कि बुराई की पूजा भक्त की तरह करने लगता है। इसलिए यदि अपने हृदय और आचरण को निष्कलंक और उज्जवल बनाए रखना है तो बुरी संगति के छूत से हमें क्या होगा, हमें बुरी संगति के छूत से बचना चाहिए, हमें बुरी संगति नहीं करनी चाहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है कुसंगति में पड़ा हुआ मनुष्य क्या नहीं देखता और क्यों, ठीक है। कुसंगति में पड़ा हुआ मनुष्य यह नहीं देखता कि वह एक के बाद एक कितनी कुसंगतियों में पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि वह इन कुसंगतियों का इतना अभ्यस्त हो जाता है कि वह उसकी इनसे घृणा समाप्त हो जाती है। अगर कोई कुसंग में पड़ा हुआ है तो वह व्यक्ति यह नहीं देखता कि वह कितनी कुसंगति में पड़ा हुआ है, वह बार बार उसी में घिरता हुआ चला जाता है और उसे समझ भी नहीं आता कि हम कितने
बुराइयों के बीच में हम कितने दूर चले गए। जैसे मैंने आप लोग को बताया ना कि कोई भी जन्म से कोई भी पैदाशी चोर, डाकू, ठीक है, आतंकवादी नहीं होता बेटा। इसी धरती पे जन्म लेता है, इसी जगह आता है, समाज में ही अगर एक माँ के 2 बच्चे हैं तो उसमें से एक बच्चा अच्छा निकलता है तो एक बच्चा खराब निकलता है। क्या कोई माँ चाहेगी कि उसके दोनों बच्चे बेकार हो जाएं? कभी नहीं, कोई माँ नहीं चाहेगी। हर कोई माँ, हर कोई परिवार यही चाहता है कि उसके बच्चे बहुत आगे जाएं, बहुत अच्छे आदमी बने। लेकिन ये बहुत कम केस में होता है कि अगर एक माँ के 4 बेटे हैं या 2 बेटे हैं तो दोनों ही अच्छे हों। ऐसा होता है बेटा? नहीं होता। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, है ना, बहुत सारे मूवी में भी दिखाया है कि मतलब ऐसा होता है तो एक बच्चा अच्छा होता है तो एक खराब होता है, ठीक है। कुसंगति में पड़े हुए मनुष्य के साथ क्या होता है? तो कुसंगति में पड़े हुए मनुष्य का विवेक क्या होता है? कुंठित हो जाता है और उसे अपने भले बुरे की पहचान भी नहीं रह जाती। अंततः वह बुराई में ही आकंठ डूब जाता, मतलब वह बुराई में ही वो पूरी तरह डूब जाता है। विवेक कुंठित हो जाने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक कुंठित हो जाने से मनुष्य को भले बुरे की पहचान नहीं रह जाती है। मनुष्य को क्या होता है? भले बुरे की पहचान नहीं रह जाती है और अंततः वह भी बुराई का भक्त बन जाता है। और लास्ट में वो भी क्या करता है? वो भी बुराई का बहुत बड़ा भक्त बन जाता है। नेक्स्ट है, लेखक ने हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का क्या उपाय सुझाया है? लेखक क्या कहना चाहता है बेटा? कि हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का क्या उपाय सुझाया है, ठीक है। लेखक ने हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने के लिए स्वयं को किससे दूर रखना है? बुरी संगति से दूर रखने का उपाय क्या किया है? सुझाया है। सबसे अच्छा उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय यह है कि व्यक्ति स्वयं को बुरी संगति की छूत से बचाए तथा अपने हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखे। अगर हम बुरे लोगों से अपने आप को बचाएंगे तो अपने हृदय को उज्जवल रख सकते हैं और निष्कलंकित रख सकते हैं, मतलब कलंकित नहीं होना। नेक्स्ट है, बुरी बातों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बुरी बातों का व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बुरी बातों का अभ्यस्त हो जाने पर उनके प्रति उसकी घृणा कम हो जाती है और धीरे धीरे व्यक्ति बुराई को ही पूर्ण रूप मानने लगता है। बताया ना कि मतलब वो बुराई में इतना लीन हो जाता है कि वो बुराई को ही अपना सब कुछ मानने लगता है कि बुराई ही हमारा सब कुछ है। ठीक है बेटा, तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, थोड़ा सा जो है पीपीटी में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, मैंने उसको लिख दिया है, उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, और आज का क्लास, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।